आज भारतीय रोड्स पे चलने वाली हर दूसरी कॉमर्शियल व्हीकल के मैन्युफैक्चरर अशोक लेलैंड ही हुआ करते हैं, जिनके मार्केट शेयर करीब 32% से ज्यादा है। दुनिया भर में चलने वाली बसेस के चौथे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर अशोक लेलैंड ही हुआ करते हैं, जो करीब 10 सीटर से लेकर 74 सीटर तक की गाड़ियां बनाया करते हैं। श्रीनगर और लद्दाख की सड़कें जो बिल्कुल पथरीली हुआ करती हैं, जब इंडियन आर्मी को वहां पर ट्रक्स की जरूरत पड़ी तो अशोक लेलैंड ने ही भारत के लिए सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरुआत किया। आज दुनिया भर के करीब 50 कंट्रीज में 7 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर अशोक लेलैंड की ही गाड़ियों में ट्रैवल किया करते हैं, जिनका मार्केट शेयर करीब 421 बिलियन से ज्यादा का है। अशोक लेलैंड ने भारतीय सड़कों पे उन दिनों अपना सिक्का जमाया जब टाटा के अलावा भारत में कोई भी कॉमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया करता था, और ये सब कुछ इन्होंने उस समय किया जब भारत में लाइसेंस राज चल रहा था, जब आपको एक छोटा सा लाइसेंस लेने के लिए भी गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता था। आज अशोक लेलैंड भारत के हर सड़कों पर आपको दिख जाया करेगी। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से अशोक लेलैंड ने भारत की सबसे बड़ी कॉमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में अपना सिक्का भारत के मार्केट्स में जमा दिया। आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। अशोक लेलैंड की शुरुआत भारत में रघुनंदन सरन जी ने 1948 में चेन्नई में एक छोटा सा प्लांट लगा के किया था। अशोक नाम उन्होंने अपने बेटे से उठाया था। उस समय कंपनी का नाम था अशोक मोटर्स। उस समय भारत में एक चलन था, चाहे एम्बेसडर हो चाहे अशोक मोटर्स हो, ये सारी कंपनियां विदेशी कार्स को इंडिया में उसके पार्ट्स इंपोर्ट करके उसके असेंबलिंग करके बेचा करती थी। जैसे कि एम्बेसडर मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 की कारों को इंडिया में असेंबल करके बेचा करता था। वहीं अशोक मोटर्स इंडिया में उस समय ऑस्टिन A40 की गाड़ियों को इंडिया में असेंबलिंग करके बेचा करता था। उसी समय रघुनंदन सरन जी को एक बड़ी इंडिया में मार्केट में नीड समझ में आई। उन्होंने देखा कि इंडिया में 4 व्हीलर कार से बेहतर है इंडिया को इस समय कमर्शियल गाड़ियों की बहुत सख्त जरूरत है, चाहे वो ट्रक्स की जरूरत हो जिससे भारत में अनाज एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, या फिर बसों की जरूरत हो, क्योंकि एक बस में करीब 50 से 100 लोग बैठ सकते हैं, जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। वो चीजें इंडियंस काफी इजीली अफोर्ड कर सकते थे। इसीलिए इस कंपनी ने अब सोचा कि हम विदेशी कंपनियों से पार्टनरशिप करें, जिस वजह से हमारे पास भी वो टेक्नोलॉजी आए और हम बस और ट्रक की इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करें। इस वजह से इन्होंने लेलैंड मोटर, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी, उससे पार्टनरशिप करने का सोचा। और इसके बाद रघुनंदन सरन जी ने बाहर से टेक्नोलॉजी भारत में लाने के लिए मद्रास गवर्नमेंट से कुछ सारे फंड उठाए थे, लेकिन उस समय उनकी डेथ हो जाती है एक प्लेन क्रैश में, जिसके बाद मद्रास गवर्नमेंट ने लेलैंड मोटर्स के साथ कंपनी के पार्टनरशिप किया और उसके बाद ये कंपनी का नाम अशोक लेलैंड बन गया। लेलैंड मोटर्स की उस समय पार्टनरशिप करीब 40% थी अशोक लेलैंड के अंदर। लेलैंड मोटर्स ने अशोक लेलैंड में पार्टनरशिप के बाद सीधे इंडिया में ट्रक की मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दी, और उन्होंने सबसे पहले कॉमेट 350 नाम की एक ट्रक बनाई, जिसको बाद में एक टाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने खरीद लिया। और इसके बाद इन्होंने डबल डेकर बसेस को भी इंडिया में लॉन्च किया, जो कि उस समय यूरोप और अमेरिका में ही सिर्फ चला करती थी। और इसके साथ इन्होंने रेयर इंजन बस को भी इंडिया में लॉन्च किया। ये समय भारत में लाइसेंस राज का था, जहां पे आप कोई भी अपने टेक्नोलॉजी में चेंजेस करते हैं उसके लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता था और काफी सारे घूस खिलाने होते थे। अगर आप विदेशों से कोई टेक्नोलॉजी इंडिया में लाते हैं तो आपको 2.5% टैक्स गवर्नमेंट को भी देना होता था, जिस वजह से अशोक लेलैंड अपने मार्जिन को बचाने के लिए अपनी ही पुरानी ही टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया में काम करती जा रही थी। लेकिन कंपनी में बड़ा बदलाव होता है 1987 में, जब हिंदुजा ग्रुप ने लेलैंड के पूरे शेयर जो अशोक लेलैंड में थे उसको एक्वायर कर लिया। और इसके बाद इंडिया में अपने ट्रक्स की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए उन्होंने हिनो मोटर से पार्टनरशिप किया, जो कि टोयोटा की ट्रक सेगमेंट को कहा जाता है। इसके बाद इन्होंने ZF ट्रांसमिशन भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, और 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद इन्होंने इंडिया में CNG बसेस भी लॉन्च किया। उसी समय भारत की इंडियन आर्मी को कुछ ऐसी ट्रक्स चाहिए थी जो कि बर्फीली पहाड़ों पे भी चल सके और गर्म मरुस्थलों में भी चल सके, और इसके लिए अशोक लेलैंड ने भारत सरकार के लिए इंडियन आर्मी के लिए ट्रक्स बनाना शुरुआत कर दिया। और इंडियन आर्मी के लिए अशोक लेलैंड ने VFJ स्टैलियन MK3 ट्रक्स बनाई। इसके साथ ही आज इनका 4x4 स्टैलियन ट्रक काफी ज्यादा पॉपुलर है इंडियन आर्मी के लिए। इन्होंने 70,000 से ज्यादा ट्रक्स इंडियन आर्मी के लिए बनाई, जो आज भी इंडियन आर्मी के सबसे ज्यादा यूज में आती है। और इसके बाद आता है 1991 का लिबरलाइजेशन, जहां पे लाइसेंस राज पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और अब बाहर की कंपनीज को इंडिया में ले आना बहुत ही आसान हो चुका था। और साल 99 में अशोक लेलैंड ने CNG बसेस इंडिया में लॉन्च कर दिया, और साल 2000 के बाद उन्होंने इंटरनेशनल एक्सपेंशन करने का सोचा, जिसके लिए उन्होंने देखा अगर हम विदेशी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं तो हम इजीली उस कंट्रीज में एक्सपेंड कर जाएंगे, जिस वजह से उन्होंने चेक रिपब्लिक की कंपनी एविया के साथ पार्टनरशिप किया, जो कि ट्रक बनाया करती है। इसके साथ ही उन्होंने UAE में बस असेंबलिंग प्लांट भी लगाया, और साल 2011 में उन्होंने जॉन डेयर के साथ पार्टनरशिप किया कंस्ट्रक्शन व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंडिया और बाहर में, जो काफी एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट उनका साबित हुआ। और इसके बाद कंपनी ने सीमेंस और एल्बोनीर जैसे कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर भी किया। यूके में इन्होंने ऑप्टेयर नाम की एक कंपनी को एक्वायर किया, जो कि बसेस बनाया करती थी, और इंडिया में इन्होंने निसान के साथ पार्टनरशिप किया, जो कि लाइट वेट व्हीकल्स इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकती थी।
आज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अशोक लेलैंड का करीब 80% है। ये सब कुछ पॉसिबल क्यों हो पा रहा है? क्योंकि अशोक लेलैंड अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में काफी ज्यादा पैसे खर्च करती है। अभी साल 2017 में इन्होंने आईआईटी मद्रास के साथ एक पार्टनरशिप किया अपने R&D सेंटर्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। इसके साथ ही इन्होंने सन मोबिलिटी के साथ भी पार्टनरशिप किया इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल और अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पे अशोक लेलैंड ने ईटीजी ग्रुप के साथ भी पार्टनरशिप किया साल 2022 में अपने आप को अफ्रीका में एक्सपेंड करने के लिए। आज अशोक लेलैंड सिर्फ श्रीलंका और बांग्लादेश में करीब 12,000 ट्रक्स हर साल बेचा करती है। इसके साथ ही इन्होंने अजरबैजान, रशिया, अफ्रीका, इंडोनेशिया जैसे बहुत सारी कंट्रीज में अपना एक्सपेंशन कर लिया है और पूरे दुनिया में आज ये ट्रक्स और बसेस के सबसे बड़े दावेदारों में से एक हैं, जिस वजह से साल 2019 में अशोक लेलैंड को इंडिया का 34th बेस्ट ब्रांड का अवार्ड भी दिया गया था। तो दोस्तों आप बताइए अशोक लेलैंड ने इंडिया में किस तरीके से कंट्रीब्यूशन किया? अशोक लेलैंड ने इंडिया के उन नीड्स को रियलाइज किया जो कि सबसे ज्यादा जरूरी थी। अशोक लेलैंड जब इंडिया में आई थी तो उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो 4 व्हीलर कार्स में अपने आप को एक्सपेंड कर सकते थे या तो वो मार्केट की नीड को देख के इंडिया में ग्रो कर सकते थे। उस समय टाटाज ही ऐसी थी जो कि ट्रक्स और बसेस इंडिया में बनाया कर रही थी। अशोक लेलैंड ने भी वही अपॉर्चुनिटी देखी कि टाटाज इंडिया के नॉर्थ इंडिया पार्ट में काफी ज्यादा ग्रो कर चुके हैं, लेकिन साउथ इंडिया में अभी भी ट्रक्स और बसेस की काफी ज्यादा कमी है और इसीलिए उन्होंने बस और ट्रक्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया ताकि इंडियंस को एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन दिया जा सके ट्रांसपोर्टेशन का, और वही सब कुछ उन्होंने करके दिखाया अपने इस ग्रोथ में। तो दोस्तों आज इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 4000 बिलियन से भी ज्यादा का है। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया एक सही नीड को एनालाइज करने की वजह से। तो आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए अगर आपने अशोक लेलैंड की किसी भी गाड़ी में कभी भी ट्रैवल किया है, और आपने ट्रैवल जरूर किया होगा क्योंकि यह इंडिया की हर रोड्स पे आज के डेट में अवेलेबल है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से।